जैसा कि प्रोफेसर प्रदीप माथुर ने कहा कि हमको प्रयास करना चाहिए कि लोगों को हम बताएं क्या हो रहा है। नमस्कार, मीडिया मैप के कार्यक्रम में मैं सतीश मिश्रा आपका स्वागत करता है। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और जो कल धूमधाम से हमारे जो सत्ताधारी पक्ष है उसने बहुत मनाया, बहुत लाइसेंस दिए। मैं बात कर रहा हूं 1975 की आपातकाल की, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषित किया था। किस परिप्रेक्ष्य में हुआ था उसकी चर्चा हमारे साथी करेंगे। इस परिप्रेक्ष्य में मैं आज के विषय पर जो चर्चा करने के लिए हमारे साथ साथी हैं उनका परिचय करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर रामशरण जोशी हैं, जिन्होंने आपातकाल देखा है, उसको झेला है और अरेस्ट से बचे, अरेस्ट भी शायद हुए। हमारे साथ प्रोफेसर प्रदीप माथुर हैं, उन्होंने भी बहुत नज़दीक से देखा आपातकाल को और उसके बारे में उनका एक विशेष मत है। किस परिप्रेक्ष्य में आपातकाल लगाया गया था उसकी चर्चा आप लोग करेंगे। मेरे साथ शायद जल्दी ही कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, पर प्रोफेसर अविनाश सिंह जी जुड़ेंगे और आएंगे, उनसे भी बात करेंगे। सर्वप्रथम मैं चलता हूँ रामशरण जोशी जी के पास और उनसे पूछता हूँ, आपातकाल बनस्पत आपदा काल, आपकी इसके बारे में क्या कहना है? संक्षिप्त में कहेंगे जिससे कि हम लोग दूसरों को ला सकें। सभी को नमस्कार। अच्छा किया आपने मुझे इस आज के आपातकाल के कार्यक्रम में अपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। ये दरअसल आपातकाल, ये तो आपने ठीक ही कहा कि आपातकाल एक वारंट मेरे खिलाफ इश्यू हुआ था, मुझे अरेस्ट वारंट, और वो आपातकाल हटने के बाद ही तभी वो वारंट वापस लिया गया। ये अलग बात है कि मैं अरेस्ट नहीं हुआ, उसके पीछे 2-3 बड़े शिखर के 2 ब्यूरोक्रेट जिम्मेदार हैं। एक तो डॉक्टर बी.डी. शर्मा, दूसरा ये अपने होते ना अक्सर साहब वो थे। हालांकि बाद में इन्होंने थोड़ा सा दुख मनाया कि यार तुमको अरेस्ट होने देना चाहिए था, जिससे कि दोबारा जब जनता पार्टी आई तो उसमें तुम कहीं इलेक्ट हो जाते। हमने थोड़ा सा गलती की तो तुमको बचा के रखा। खैर वो एक अलग बात है, लेकिन ये है कि मेरा अरेस्ट वारंट विंटर ने शाह कमीशन के सामने नाम लिया था, उसके बाद फिर वापस लिया। पहली बात। अब देखिए असली बात यह है, मैं यहाँ एक जयप्रकाश जी की एक बात को कोट करना चाहूंगा कि आपातकाल लगने से पहले उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखिए जयप्रकाश जी ने 25 जून को रामलीला ग्राउंड में एक बड़ी विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा, कोट, सरकार के अवैध व अनैतिक आदेशों का पालन पुलिस, सेना और सरकारी अधिकारी व कर्मचारी न करें, अनकोट, जयप्रकाश नारायण। 25 जून ये रामलीला ग्राउंड में, और इसके बाद फिर अर्धरात्रि में लगा। अब मैं ये एक सवाल करना चाहूंगा आप सभी से, और खास तौर से हमारे जो लाडले प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उनसे, कि अगर मान लीजिए ये बात इस समय राहुल गांधी कहे या विपक्ष का कोई दूसरा बड़ा नेता कहे, इस समय कह दे, तो मुझे बताएं मोदी जी आप कैसे रिएक्ट करेंगे? क्योंकि इन्होंने सीधा जयप्रकाश जी ने कहा कि सेना और पुलिस और ब्यूरोक्रेसी इसको अवैध आदेश नहीं माने सरकार का, तो ठीक आज अगर कोई ये कह दे तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे, आपकी सरकार कैसे रिएक्ट करेगी? ये एक महत्वपूर्ण है। इमरजेंसी लगना गलत था, क्योंकि संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी है, एक्सटर्नल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी और इंटरनल इमरजेंसी। इंदिरा गांधी लगाई वो एक लंबी पृष्ठभूमि है, लेकिन
ये जो सबसे बड़ी बात जयप्रकाश जी ने कही, इससे तो कोई भी सरकार घबरा जाएगी कि जब आप सेना को विद्रोह करने की बात करेंगे। याद करिए कि गांधी जी ने भी इसको सेना को कभी विद्रोह करने की बात नहीं कही थी। याद करिए चंद्र सिंह गढ़वाली जब सरकार अपना वो निकल के आए थे सेना से, उन्होंने गांधी जी का वापस जाओ। इसी तरह 1946 में जो नेवल विद्रोह हुआ था, गांधी जी ने उसको मान्यता नहीं दी थी, क्योंकि वो चाहते कि अराजकता नहीं, हम सेना से बिल्कुल कोई मदद लेना नहीं चाहते। लेकिन स्वतंत्र भारत में जयप्रकाश जी ने ऐसा कहा, ये एक बहुत ही निश्चित चिंता का विषय। और जो भी निर्वाचित सरकार होगी वह सरकार उसके लिए एक चुनौती थी, और उसमें एक इंदिरा जी ने लगाई। उनके अपने और भी कुछ कारण थे, लेकिन सबसे बड़ा कारण ये था, क्योंकि मैं इसके साथ एक बात जोड़ना चाहता हूँ। हाँ, विधायकों को, चुने हुए विधायकों को जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया जा रहा था, ये अगर आपको याद हो। हाँ, हाँ। अच्छा, अब ये कि आपातकाल लग गया, इसमें कोई शक नहीं। कोई सभी लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, जयप्रकाश नारायण जी और चंद्रशेखर, ये सब बड़े जितने भी, जॉर्ज फर्नांडीज वगैरह सब अरेस्ट हुई है। एक लंबी कहानी है, इतिहास में ये सब जानते हैं, उसको दोहराने की जरूरत नहीं। मैं दिल्ली से भाग के फिर बस्तर रहा भी करीब 20 महीने, तो वहीं रहा। फिर अचानक मुझे वहां से जिला बदर किया गया, 12 घंटे के अंदर फांसी निकाल के मुझे जीप से रायपुर छोड़ा गया, क्योंकि ये संजय गांधी आ रहे थे, तो मुझे भागना पड़ा। खैर, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन सवाल तो ये है कि मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा कि आपातकाल बनाम घोषित आपातकाल बनाम अघोषित आपातकाल। देखिए, आपातकाल को याद हम लगातार क्यों कर रहे हैं कि इससे ये पता लगता है कि सत्ता कैसी है। आपातकाल को हर वर्ष याद करने का एक मौका मिलता है जनता को और बुद्धिजीवियों को, राजनीतिज्ञों को, कि भाई सत्ता का जो वर्तमान चरित्र है, विगत में कैसा भी है, सत्ता का वर्तमान चरित्र वो कैसा है। क्या वो क्या वो सही ढंग से काम कर रहा है। यहाँ जैसे कि आपने अभी थोड़ी देर पहले लाल कृष्ण आडवाणी जी की चर्चा की, उन्होंने कहा था 18 जून को, कोट, भारत में इमरजेंसी दोबारा भी लगाई जा सकती है, अनकोट, लाल कृष्ण आडवाणी की चेतावनी। ये उन्होंने 18 जून को कहा। आपको सेंट्रल हॉल में कहा, लेकिन ये सब ये पेपरों में छपा, वही मैंने कोट करके दिया है। अब ये ठीक एक साल के बाद भाजपा के सबसे वयोवृद्ध मूर्धन्य राजनेता, जिन्होंने सोमनाथ से और अयोध्या तक की रथ यात्रा की और भाजपा को पुनर्जीवित किया, कहाँ 2 से लेके कहाँ तक पहुंचाया, वो व्यक्ति कह रहे हैं कि इमरजेंसी की पूरी संभावना अब है। वो पृष्ठभूमि, वो कारण अभी समाप्त नहीं हुए। ऐसा क्यों कहा, मैं एक सवाल कर सकता। हालांकि बाद में 2-3 दिन के बाद उन्होंने थोड़ी लीपापोती करने की कोशिश की थी और कहा था कि नहीं, मेरा नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ नहीं कहना। लेकिन उनके मन में ये बात 1 साल के अंदर कैसे आ गई? इसका मतलब ये है कि जो वर्तमान सत्ता है, जो 2014 से शुरू उसने अपनी यात्रा शुरू की, आज तक चली, उसमें कहीं कहीं वो तमाम तरीके के तत्व मौजूद हैं, खतरनाक ढंग से, जो कि आपातकाल लगाने के लिए बाध्य करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी जो फर्क है कि 1975 में किसी ने भी हमको, इंदिरा गांधी या इंदिरा की सरकार ने, किसी ने ये नहीं कहा कि आप राष्ट्रद्रोही हैं, किसी ने नहीं कहा कि आप देशद्रोही हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि आप गद्दार हैं और देशभक्त नहीं। और इतना ही नहीं, जिनको गिरफ्तार किया गया सबको राजनीतिक बंदी, पॉलिटिकल प्रिजनर का स्टेटस दिया गया। आज मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि इस अघोषित इसमें कितने लोगों जो जेल में बंदे, जिनको कि 5-5, 6-6 से उम्र खालिद वगैरह और दूसरे उनके साथी, जिनका FIR तक नहीं है, जिनका कोई सुनवाई तक नहीं है, जिनकी जमानत तक नहीं मिली, पुरकायस, जिनका केस पूरा तुरंत ही रद्द कर दिया है कि इसमें कुछ दम नहीं है। आपने उनको कितने समय तक रखा?
मैंने अपने आर्टिकल में 2 साल पहले आर्टिकल लिखा, उसमें पोतायस का भी जिक्र किया है, शायद मैंने भेजा। तो कहने का मतलब यह है, आपने उससे पहले आपने सुधा भारद्वाज को जेल में रखा, आपने संत सेंट ऑगस्टीन जिनकी डेथ हुई जेल के अंदर ही, उसको रखा। वरवर राव अभी तक जेल में है। ऐसे कई लोग हैं। तो और ये काम जो घोषित आपातकाल था उसमें नहीं। मैं और ये बात बतला दूं कि घोषित आपातकाल में मैंने कई लेख, इसमें लिंक में लिखा, पेट्रियट में लिखा, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखा, नवभारत टाइम्स में लिखा, दिनमान में लिखा, घोषित आपातकाल में मैंने लिखा। और यहाँ तक कि नई दुनिया में तो एक लंबा मेरा इंटरव्यू छपा कि आदिवासियों का किस तरह से शोषण हो रहा है, और राजेंद्र माथुर साहब ने छापा वो बिल्कुल एडिट पेज पर बड़ा भारी 76 कहने का मतलब ये है दूसरा एक लाइन कि उस समय कई आदिवासियों ने जमीन लूट के मामले में आत्महत्या की थी कि लैंड एलियनेशन था, तेजी से हुआ बस्तर के अंदर, उस पर 4 आदिवासियों ने आत्महत्या की। मैंने उससे एक बड़ा भारी आर्टिकल दिनमान के लिए लिखा, रघुवीर साई जी ने उसे छापा। तो मुझे तो इंदिरा गांधी ने और किसी ने नहीं कहा कि आप देशद्रोही हैं। आज क्या ये संभव है कि इस देश समय का जो मेन लाइन मीडिया है, जो अपने आप को मुख्य धारा का मीडिया मानता है, क्या वो सवाल उठा सकता है? ये उसको आप तुरंत ही देशद्रोही कह देंगे या और कुछ कह देंगे? जैसे कि प्रकाश की वो उसकी कितने प्रतिबंध लगाए और फिर साथ उठा लिए गए। तो कहने का मतलब एनडीटीवी के साथ क्या हुआ ये सभी जानते हैं। बाद में एनडीटीवी अडानी के पास पहुंच गया। मैं आपके पास वापस आता हूं। मैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर जी के पास चलना चाहूंगा। और आपने दोनों काल देखे हैं। आप आपातकाल तब का, अघोषित आपातकाल में आपदा को अवसर बनाकर सरकार को चलाना, इन गेम प्रकारण बने रहना, ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर प्रदीप माथुर? आपातकाल के ज़माने में मैं ट्रिब्यून में काम करता था, और जैसा आप जानते हैं कि उत्तर भारत का पंजाब और उन चारों राज्यों का सबसे बड़ा पेपर था वो, बल्कि एक मात्र पेपर था उस वक्त तो अंग्रेजी का। ट्रिब्यून की थोड़ी सी इंडिपेंडेंट लाइन थी और इसलिए सरकार जो उसके थोड़ा सा सतर्क रहती थी। तो ट्रिब्यून पे काफ़ी मतलब एक तरह का को देखा गया कि इमरजेंसी में वो ठीक से काम करता है। एक पूरा वहाँ के डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन आके बैठते थे, कॉपी सेंसर करते थे, सब करते थे। और मेरे उस वक्त ज़माने के कई अनुभव हैं, लेकिन मैं वो आपको अनुभव नहीं सुनाना चाहता। ज़्यादातर बातों को जोशी जी ने कवर कर लिया है। मैं आपको एक कहानी छोटी सी सुनाना चाहता हूँ। कहानी नहीं, एक दृष्टांत। मोदी साहब की जब सरकार आई तो जैसा हम लोग लिखते थे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, और हमारी आदत रही है कि हमेशा सरकार के को क्रिटिकल उसमें रखना, व्यू में रखना, तो मैं लिखता रहा। 1-1.5 साल बाद एक हमारे मित्र जो हैं, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय में काफ़ी बड़े अफसर थे, मुझसे एक बार कहने लगे कि आप जो है इतना क्रिटिकल मत लिखा करिए। आप सरकारी अफसर हैं तो आपको कुछ अजीब लगता होगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसा करते आए। बल्कि इमरजेंसी में भी जब मौका होता था तब भी हम लोग कुछ ऐसा लिख देते थे डायरी वाले। तो बोले नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा क्या? बोले ये बताइए, आप इतने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इतने दिनों काम किया, तो आपको पता है कि लीडर्स वो हो गए या इवन पुलिस हो गई, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, उनके साथ आपको के बारे में क्या लिखना चाहिए, आपको क्या लिखना सेफ है, कहाँ पर आप जो है डिफेमेटरी हो जाते हैं, क्या लाइन है, आपको सब पता है? मैंने कहा बिल्कुल पता है, मुझे मालूम है। और जो हम लोग कह रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। मतलब ये तो हम लोग फेयर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो इसमें समस्या क्या है? बोले आपको इन सब लोगों को डील करना तो आता है, मैं जानता हूँ आप कर देते हैं, आप पुराने पत्रकार हैं, लेकिन ये बताइए कल को कुछ बिना पढ़े लिखे लोग, जिनको कि शायद वो लैंग्वेज भी नहीं आती है अंग्रेजी जिसमें आप लिख रहे हैं, उनको कोई कह देता है कि आप सरकार का या विरोध कर रहे हैं या इसकी हिंदुत्व राजनीति का विरोध कर रहे हैं, और वो बिना पढ़े लिखे अंधमत लोग आ जाते हैं, आपके घर पर नारे लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आपकी कार के शीशे पत्थरों से तोड़ते हैं, तो आपको उनको हैंडल करना आता है या नहीं आता है? तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो नहीं आता, मुझे इसका क्या मतलब है, मैं तो ये कोई वो थोड़ी हूँ जो कि इसको हैंडल करूंगा, आई एम नॉट ए मसलमैन एंड ऑल दैट। बोले यही कारण है कि मैं आपसे कहता हूँ कि आप ना लिखें, मतलब इतना क्रिटिकल गवर्नमेंट के बारे में, क्योंकि इस सरकार में जो आपका जो विरोध करने वाले हैं वो सत्ता नहीं है,
वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, वो पॉलिटिकल वो नहीं है, वो एक पूरी अंधभक्तों की टोली है जिसको कुछ भी नहीं पता है किसी चीज का, और वो कहीं पर भी जाकर के कुछ भी ऐसा काम कर देती है। और दूसरी ये है कि उनकी जो अव्यवस्था है ये पूरी पूरी, जिस तरह उनका सलीका वो उसे काम करते हैं, उसको व्यवस्था का संरक्षण प्राप्त है। their disorder has the approval of the order of the day, the ruling clique of the day। इसलिए आप ये लिखा करें। मैंने उनकी बात सोची और मुझे लगा कि बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैंने तमाम और इंस्टांसेस देखे जहाँ के पत्रकार चुप किए जा रहे हैं, उनका लंकेश का तो मर्डर ही हो गया, और भी तमाम लोग किए जा रहे हैं, और जो भी बात ऐसी कर रहा है जो कि इनके लोगों को नहीं पसंद है, तो इनके एग्रेसिव एलिमेंट जो है, चाहे वो किसी भी बजरंग दल के हो या कहीं भी हो या किसी भी तरह के हो, वो पूरी तरह वायलेंस को दे टेकिंग रिकोर्स टू वायलेंस, और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा है। वो चाहे जो बोले जो कुछ करें ये सब है। और बाद में मैंने देखा कि स्थिति सचमुच भयावह है। फिर मैंने देखा कि किस तरह पत्रकारों को दबाया जा रहा है। किसी पत्रकार ने कुछ कहा तो मंत्री सीधी कहती है कि मैं तेरे मालिक को फोन करती हूँ और मालिक ये करता है, सब है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जो पूरी पूरी स्थिति बनी, डेवलप हुई, उसमें एक सिर्फ ये नहीं आया कि एक राजनीतिक दबाव आया, उसके साथ साथ एक वो जो है क्या कहना चाहिए, एक व्यवस्था भी आई। लोगों ने कानून को अपने हाथ में लिया, और उसके बाद उनके ऊपर कोई उन्होंने इनके ऊपर कोई शिकंजा भी नहीं रहा, वो जो चाहे करे, इस तरह की स्थिति आई। तो इन ऐसे लोगों को, अनरूली एलिमेंट्स को जो प्रोटेक्शन मिला या मिल रहा है, मैं समझता हूँ ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और इसीलिए बड़ा सही है हम लोगों ने ये इसका आपने टाइटल दिया है कि सचमुच आपदा काल है, जिसमें आप अपने को कैसे बचाए रखें, क्या करें, कैसे है। अब आप देखिए, विनोद दुआ जैसे पत्रकार को आप उसे असहमत हो, मैं भी उसे सहमत नहीं होता, उसको आप कहते हैं कि आप जो है राष्ट्रद्रोही हैं। एक आदमी को जो कि जेएनयू का छात्र है, उसको आप टुकड़े टुकड़े गैंग कह दें। अब आप बताइए, किसी भी आदमी को जो कि मतलब हिंदू भी है और एक स्टूडेंट भी, वो भारत के टुकड़े क्यों करना चाहेगा? या मैं क्यों राष्ट्र विरोधी होना चाहूंगा? व्हाई शुड आई बी एंटी नेशनल? या कोई भी आदमी जो है, चाहे राहुल गांधी चलाएगा, क्यों देश के खिलाफ काम करेगा? उसका क्या इंटरेस्ट है? क्यों, कौन उसे सर्व करता है? इन सब बातों का कोई जवाब नहीं है। लेकिन यह कि एक आपको बात बता दी गई और आप उस बात को सुनिए और उसके बारे में जो है आप उस पर एक्ट करिए। तो इस तरह का जो पूरा अबौधिकता आई है, अबौधिकता आक्रामकता के साथ जुड़ी हुई जो आई है, मैं समझता हूँ ये इस काल की सबसे बड़ी समस्या है। अबौधिकता आक्रामकता के साथ जुड़ी हुई, और इसके ऊपर कोई कानूनी शिकंजा नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये जो है स्थिति जो है, सचमुच प्रेजेंट सिस्टम को जो है इमरजेंसी के दौरान जिसमें हम लोग रहे, देखा दाखा सब कुछ हम लोगों ने उसको हैंडल किया, इमरजेंसी में पत्रकारिता करी जैसी भी है, उससे कहीं ज्यादा ये स्थिति जो है ये भयावह भी है, और मैं समझता हूँ कि जो है थोड़ी सी चिंताजनक भी है। आज की स्थिति भयावह है, ये बात प्रोफेसर माथुर ने कही। दूसरी बात, जब सिस्टम के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स हैं, जैसे कि जुडिशरी, जिस प्रकार से राम मंदिर पर उनका निर्णय आया, या जिस प्रकार से एस मुरलीधरन को रातों रात हटाया गया दिल्ली हाई कोर्ट से, और वो फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पाए। और अभी उनकी चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यूनाइटेड नेशंस में उन्होंने जिस प्रकार से फिलिस्तीनियों के बच्चों के साथ इजराइल ने ट्रीट किया है, उसकी रिपोर्ट आज दुनिया में तहलका मचा रही है, और उन्हीं जस्टिस को रातों रात ट्रांसफर कर दिया गया था। और जिस प्रकार से ईडी केसेस चलाती है, 98% केसेस कोर्ट में प्रूव नहीं होते, सीबीआई के केसेस प्रूव नहीं होते, एफआईआर लॉन्च हो जाती है, अरेस्ट हो जाती है। बहुत से हमारे छात्र नेता उमर खालिद जैसे लोग जेल में सड़ रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि जमानत दी जानी चाहिए, एक सिद्धांत तय, पर वो नहीं हो रहा है। तो बिना घोषित किए आपातकाल जैसी परिस्थिति पैदा करना और सत्ता में बना रहना, और आस्था के साथ जिस प्रकार से लूट मची जो हम राम मंदिर में कह रहे हैं, उसकी सीधी उंगली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे उठती है। जोशी जी, आपने सबको देखा है, सबको करीब से देखा है, आपको आज के परिदृश्य के बारे में क्या कहना है? मैं शशि जी, मैं सबसे पहले एक बहुत ही नए विषय पर करना चाहूंगा आपकी बात पर, कि हम आपातकाल के पॉलिटिकल इकोनॉमी और अघोषित काल के पॉलिटिकल इकोनॉमी, इस पर मैं एक दो लाइन कहना चाहूंगा। देखिए,
आपातकाल की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी बड़ी गजब के, लोगों ने बहुत कम उस पर ध्यान दिया कि उस दौरान जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो बंधुआ मजदूरी की समाप्ति और ऋण मुक्ति की समाप्ति और ऐसे जन कल्याणकारी कार्यक्रम हुए थे, उस समय पहली बार आजाद भारत में पहली बार इंदिरा गांधी ने जो फ्यूडल स्ट्रक्चर था रूरल इंडिया का, उसको जबरदस्त ठेस पहुंचाई, आक्रमण किया, क्योंकि बंधुआ मजदूरी और ये ऋण मुक्ति के माध्यम से और भी कई कार्यक्रम थे। ये एक बार अब अघोषित आपातकाल में आप इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी देखिए, इसमें सबसे ज्यादा जो मोनोपोली कैपिटल है उसका विकास वो बढ़ा है। यानी इस 12 साल के अंदर खरबपतियों की आबादी बढ़ी है और मोनोपोली कैपिटल का चंद हाथों में, अंबानियों या अडानियों कुछ लोगों में वो हुआ। और इसी दौरान 8-9 से 10 लोग जो देश से फरार हुए, हजारों करोड़ रुपए का चूना लगा करके राष्ट्रीय बैंकों को, उस इमरजेंसी काल में, जो घोषित इमरजेंसी काल में, उसमें एक भी व्यक्ति फरार नहीं हो सका था, कोई भी पूंजीपति। सिर्फ एक व्यक्ति थे जो सुब्रमण्यम स्वामी, जो राज्यसभा में एक दिन चुपचाप हस्ताक्षर करके, क्योंकि उनकी सदस्यता जारी, वो चुपचाप चले गए थे। एक वो अफवाह था। इसके अलावा कोई भी पूंजीपति देश से बाहर नहीं गया, कोई भी अपराधी देश से बाहर नहीं जा सका। और इस 12 साल में अघोषित में सबसे ज्यादा पूंजीपति लोग जो देश की पूंजीपति लेकर के बने। तो दोनों की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी को जब तक हम लोग समझेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल इकोनॉमी समझने के बाद ये राज्य के चरित्र को समझा जा सकता है। तो इस समय 12 साल में सबसे ज्यादा मोनोपोली कैपिटल का विस्तार हुआ है, क्योंकि घातक के लोकतंत्र। इसी दौरान जो मीडिया का क्रॉस ऑनरशिप, मीडिया ऑनरशिप का जो विस्तार हुआ है, जो कि इमरजेंसी काल में नहीं हुआ था, घोषित इमरजेंसी काल में। इस समय क्रॉस मीडिया ऑनरशिप, यानी आपके पास अखबार भी है और चैनल भी है, जबकि बात यह है कि इसको समाप्त किया जाना चाहिए, नहीं तो आपने लोकतंत्र का विस्तार ना हो, लोकतंत्र ठीक तरह से काम ना करे, उसके सारे चैनल्स को आपने खत्म कर दिया, अपने मुट्ठी में कर दिया है। इस समय अघोषित जो आपातकाल है, ये सबसे बड़ा खतरनाक है, क्योंकि इसमें कुछ भी है ही नहीं। आपने अघोषित के माध्यम से आपने पार्टियां तोड़ी, आपने चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो टीएमसी हो, और चाहे वो नेशनलिस्ट कांग्रेस हो, सबको आपने तोड़ा। तो इमरजेंसी काल में अगर इंदिरा गांधी चाहती तो वो भी तोड़ सकती थी, लेकिन आपने नहीं। अपने अघोषित में आपने ये जो बाकायदा जो निर्वाचित सांसद और विधायक है उसको तोड़ने की कोशिश की। ताजा मिसाल टीएमसी की और शिवसेना की है। ऐसा इंदिरा गांधी के जमाने में नहीं हुआ। वो चाहती सब कुछ कर सकती थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप सबसे बड़ी इमरजेंसी काल के अंदर एक तो नियमित ट्रेनें चलती थी, ऑफिस नियमित होता था। आज स्थिति देखिए, एक्सीडेंट भी होते हैं, सड़कें गिरती हैं, पुल जितने गिरते हैं, उस समय ऐसा कोई आया सामने नहीं आया जो मेजर वो हो। यानी उस समय एक सबसे, मतलब मैं इमरजेंसी का समझता कतई नहीं, मैं तो कुछ सब रहा हूँ एक तरह से, लेकिन अकाउंटेबिलिटी उस जमाने में थी। उस समय ईडी, आईबी, सीबीआई, इनका कोई प्रयोग नहीं किया था किसी भी प्रतिपक्ष के नेता के खिलाफ। आज आप घोषित आपातकाल के दौरान, जैसा कि भी प्रदीप जी ने कहा कि भाई ये जो है इसमें मौका देख रहे हैं, तो इसमें आपात में भी आपको मौका दिखाई दे रहा है। तो आपने ईडी, सीबीआई, इस सब का जम करके आप प्रयोग कर रहे हैं ताकि प्रतिपक्ष मुक्त भारत बने। और आपका जो एजेंडा है कि भाई 2029 से पहले भाई इलेक्शन करवा लिए जाए, मिड टर्म इलेक्शन करवा ली जाए, जिससे कि 300-400 सीटें आपको मिला जाए और संविधान आसानी से बदल सके। अल्टीमेट आपका एजेंडा यही है। तो ये सब अघोषित आपातकाल के दौरान हो रहा। तो अकाउंटेबिलिटी सबसे, उस समय अकाउंटेबिलिटी थी, आज अकाउंटेबिलिटी किसी को कुछ नहीं। आप देख लीजिए नीट के अंदर क्या हुआ। इतने समय से वो कई लोग धरने, राहुल गांधी ने भी बात की है, इसके अलावा कॉकरोच पार्टी ने भी मांग की है। जंतर मंतर पर अभी भी वो धरना चल रहा है।
लेकिन क्या वांगचुक ने भी मांग की, लेकिन क्या प्रधान ने धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफे किया? क्या मोदी जी ने उससे पूछा? एक फर्क और सबसे बड़ा है, वो उसको मैं खत्म कर दूं। घोषित आपातकाल में इंदिरा गांधी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस वार्ता थी, और वो बड़े बड़े संपादक गिरिलाल जैन, श्यामलाल और प्राण चोपड़ा, इन सबसे मिलते थे। ये नहीं, हालांकि उसमें कुलदीप नैयर वगैरह ये इनकी सजाएं हुई तो 2-2 3-3 महीने रही, लेकिन इसके अलावा उन्होंने संपादकों से मिलना, सीनियर जर्नलिस्टों से मिलना जारी रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज मोदी जी जो आपके बिल्कुल फ्री, आप अपने को मानते हैं लोकतंत्र है, 12 साल में कभी आपने भोले से भी प्रेस वार्ता की नहीं? तो ये एक सबसे, यानी प्रेस वार्ता इसलिए जरूरी है कि ताकि हम एक रूलर के साथ, शासक के साथ सीधे मुखातिब हो सकें, उससे सवाल कर सकें, उसको कटघरे में खड़ा कर सकें। इंदिरा गांधी ने ये चैनल बंद नहीं किया था, आपने तो वो जबकि आप तो कहते हैं आपातकाल नहीं है, बिल्कुल लोकतंत्र है, तो फिर वही कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाओ, इतना हिम्मत तो करो। तो मेरे ये कहना, उसका और आज का में बहुत बड़ा फर्क है। आज हम उससे भी ज्यादा वर्ष कंडीशन में हैं। अगर मान लीजिए कल कोई सोशल मीडिया नहीं होता और ये पे बैन लग जाता है, आपके पास कोई आउटलेट नहीं बोलने के लिए। इंदिरा गांधी ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कभी नहीं कहा था। घोषित आपातकाल में उसको देवकांत बरुआ ने, जो कांग्रेस उतना जरूर कहा कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, लेकिन उन्होंने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल नहीं कहा। आपने तो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर दिया। इससे बड़ी उपलब्धि आपके लिए क्या हो सकती है मोदी महाराज? कम से कम नहीं, आपने सही कहा, चापलूसी चापलूसी है? चापलूसी तब भी थी, आज चापलूसी की पराकाष्ठा हो चुकी है। कोई एक शब्द मोदी जी के खिलाफ नहीं बोल सकता। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फॉरेन चैनल्स को भी इंटरव्यू दिए, बीबीसी से बात की, ये हमको सबको ज्ञात है। मैं प्रोफेसर प्रदीप माथुर के पास चलना चाहता हूं, और देखिए उन्होंने साफ देखा कि आज उद्योग जो पब्लिक सेक्टर के थे सब बिक चुके हैं। पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात की, और किसको बेचे गए? आखिर वो अडानी जी के पास ही चले गए अधिकतर। और किस प्रकार से बहुत सारी बड़ी कंपनियां, उनको बैंकरप्ट घोषित किया गया, और वो भी अडानी जी के पास चले गए, अंबानी जी के पास चले गए। देखिए, ये पॉलिटिकल इकोनॉमी पर जिसका कंट्रोल है, पॉलिटिकल पावर कंट्रोल करेगा। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स की अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। प्राइम मिनिस्टर फंड का पब्लिक कोई रिलीफ नहीं हुआ। राइट टू इंफॉर्मेशन खत्म किया जा चुका है। जुडिशरी पर तरह तरह की बंदिशें पैदा की जा चुकी है, और आपातकाल घोषित नहीं है। प्रोफेसर प्रदीप माथुर, आप इस पर और आगे क्या जोड़ना चाहेंगे? हाँ, आपने और जोशी जी ने मेरे ख्याल से सभी पॉइंट्स कवर कर लिए। मैं बस दो छोटी छोटी बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। एक तो जहां तक आपने अडानी जी और इनकी बात करी, वो तो ये है कि जब पूरी अर्थव्यवस्था जो है, जैसे पॉलिटिकल इकोनॉमी जोशी जी ने कहा, जब ये पूरी तरह पूंजीवादी हो रही है, इसमें कोई वेलफेयरिज्म का कोई भी एलिमेंट जो बचा ही नहीं है, सबको हटा दिया गया है, तो इसमें कुछ आश्चर्य तो नहीं होना चाहिए। ये तो निरंकुश पूंजीवाद है, और जिसको अंग्रेजी में हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म भी कहते हैं, वो ऐसा कैपिटलिज्म जिसको कि राज से भी पूरी सपोर्ट है। तो ये बात तो जाहिर है, इसके बारे में तो कोई कुछ कहने का कोई बचता ही नहीं है कुछ। एक जो फर्क है जो 75 की इमरजेंसी में और अब है, ये है कि इमरजेंसी लगाने के टाइम से, इमरजेंसी लगाने के बाद भी, और इमरजेंसी खत्म होने के बाद, मिसेस इंदिरा गांधी को इस बात का बड़ा अफसोस रहा कि उन्होंने उनको इमरजेंसी लगानी पड़ी, मजबूरी में उन्होंने लगाई, और उनको बराबर एहसास रहा कि कुछ गलत काम हुआ है। आपको लोगों को पता होगा कि जब जनता रूल आया और अगले चुनाव होने लगे तो मिसेस गांधी ने इसके लिए माफी भी मांगी इमरजेंसी लगाने के लिए। लेकिन अब जो सरकार है, इसको इसके बारे में कहीं कोई किसी तरह का गिल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है। वो समझती है बिल्कुल सही हो रहा है और ये बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी जो बात है जो इससे भी खतरनाक ये है कि इमरजेंसी को कभी भी, इंदिरा गांधी की इमरजेंसी को कभी भी जनमानस का समर्थन प्राप्त नहीं था।
ब्यूरोक्रेसी जो है, जो उनके ऑर्डर्स वो पास कर रही थी, जो वो उनको ऑर्डर्स जो फॉलो कर रही थी, वो भी बड़ा रिलक्टेंटली कर रही थी, मुझे इसका पता है। ऑफिसर्स जो है कहते थे क्या करें, हमें करना पड़ रहा है ये। एक देश में एक मॉरलिटी थी, नैतिकता थी, और किसी ने भी इसको जो है सपोर्ट नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों ने ये ज़रूर कहा कि बसें टाइम पे चलने लगी है, भीड़ कम हो गई, लेकिन इमरजेंसी या सच को जो है कोई इस तरह की सपोर्ट नहीं मिली। बल्कि जब विनोबा भावे ने इसको अनुशासन पर्व कहा तो उनका भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ कि आप ये क्या कह रहे हैं, मतलब इतने बड़े संत होकर के। लेकिन दिक्कत क्या है कि जो अब जो स्टेज है, इसको मासिव समर्थन प्राप्त है। जितने भक्त हैं वो इसका समर्थन कर रहे हैं, कहते हैं बिल्कुल ठीक हो रहा है जो हो रहा है, मतलब ये। अगर मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो रहा है, मतलब ये है। अगर लेफ्टिस्टों के खिलाफ कुछ बात हो रही तो बिल्कुल ठीक हो रहा है। मैं समझता हूँ कि ये वाली जो है चीज़ बहुत खतरनाक है, क्योंकि तानाशाही में यही होता है कि जो भी तानाशाह आता है वो तब तक अपने पैर नहीं जमा पाता जब तक कि उसको जन समर्थन प्राप्त ना हो। तो मैं समझता हूँ ये बहुत खतरनाक चीज़ है, और इसके लिए आवश्यक है कि जो अपोजिशन पार्टीज वगैरह हैं और जो भी लिबरल एलिमेंट्स हैं, वो देश के लोगों की एक तुरंत बिना किसी डिले के पॉलिटिकल एजुकेशन शुरू करें, उनको बताएं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं है और ये देश के और समाज के हित में नहीं। धन्यवाद। प्रोफेसर प्रदीप माथुर, धन्यवाद। हमने आज जो चर्चा की उसका निष्कर्ष सिर्फ इतना ही निकलता है, दो शब्दों में, कि आज का अघोषित आपातकाल कहीं ज्यादा खतरनाक देश के लिए, देश की आत्मा के लिए, देश के संविधान के लिए है, और हमारे सबके लिए तो है ही। आज जैसा कि प्रोफेसर प्रदीप माथुर ने कहा कि हमको प्रयास करना चाहिए कि लोगों को हम बताएं क्या हो रहा है, और आज हम वही कर रहे हैं इस विषय पर चर्चा करके। यहाँ मैं आज के कार्यक्रम के लिए प्रोफेसर प्रदीप माथुर का, प्रोफेसर रामशरण जोशी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक अच्छा कार्यक्रम रहा, उम्मीद करता हूँ कि दर्शकों को पसंद आया होगा, उसको वो उस पर वो कमेंट करेंगे, उसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे कि हम ताकतवर हो सके और ऐसे विषयों को आपसे बराबर उठाते रहें और आपकी आवाज़ को बुलंद करते रहें। आप आखिरकार आप अगर शक्तिशाली होंगे तो देश शक्तिशाली होगा। आपकी ताकत हमारी ताकत है। आज इसी के लिए साथ, इन शब्दों के साथ सबका धन्यवाद, नमस्कार।